जय हिंद। मैं विकी कुमार आपका स्वागत करता हूं विकास स्टडी पॉइंट पर। प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे, राइट? तो आज क्या है? आज है हमारा इंग्लिश का प्रैक्टिस पेपर। लेकिन क्लास कौन सी है? क्लास है आपकी 12th। तो यानी कि आज 12th क्लास का मैं इंग्लिश का प्रैक्टिस पेपर से कहते हैं हम सैंपल पेपर टर्म सेकंड लेकर के आया हूं आपके सामने। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन को हैंडल करते जाना है और 40 में से 40 मार्क्स को लाना है। 2 घंटे का समय मिलेगा और जनरल इंस्ट्रक्शन पढ़ना हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस जनरल इंस्ट्रक्शन। लेट्स अंडरस्टैंड क्या कह रही है। द क्वेश्चन पेपर कंटेन्स 3 सेक्शन: रीडिंग, राइटिंग एंड लिटरेचर। अब रीडिंग के अंदर आपका पैसेज वाला पार्ट आ जाता है, राइटिंग के अंदर आपका लेटर एप्लीकेशन आ जाता है और लिटरेचर के अंदर आपके क्वेश्चन एंड आंसर्स आ जाते हैं। ठीक है, आगे कह रहे हैं अटेम्प्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन फॉर ईच पार्ट। यानी कि जो क्वेश्चन आपको दिए गए हैं ना, उसके कुछ स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन दिए गए हर एक पार्ट के, उसको ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को करना है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन पर हम आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, रीडिंग वाला 14 मार्क्स से आई है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, जब भी आपके पास पैसेज वाला पार्ट आता है ना, तो सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट तरीका होता है पैसेज को समझना। क्योंकि आप 12th क्लास के स्टूडेंट हैं, तो 12th क्लास के स्टूडेंट होने के नाते बहुत सारी चीजें या बहुत जो वर्ड्स होते हैं ना इसके अंदर, हो सकता है कि कुछ वर्ड्स के आपके मतलब आपको पता नहीं है, लेकिन कुछ एक दो वर्ड्स को छोड़ करके अगर सेंटेंस को समझने की कोशिश करेंगे ना, तो आपके दिमाग के अंदर बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि किस चीज के ऊपर ये बात करना चाह रहा है, बताना क्या चाह रहा है इनको, राइट? लेट वी अंडरस्टैंड। क्या रहे, हैव वी एवर थॉट concisely as to how much food we waste on daily basis? Have we ever started evaluating how much food our household, culture, nation and the environment are wasting? तो इससे ये समझ में आ रहा है कि ये ना फूड में जो वेस्ट हो जा रहे हैं, जो खाना हमारा वेस्ट हो जाता है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। यानी कि कभी आपने ये सोचा है कि कैसे जो खाना है हमारा डेली बेसिस पर बर्बाद हो रहा है, वेस्ट हो रहा है? ठीक है, हैव वी एवर स्टार्टेड एवोल्यूटिंग? कभी कभी हमने एवोल्यूट किया है कि कितना ज्यादा खाना एक पारिवारिक रूप में या एक परिवार, एक सांस्कृतिक रूप में या एक राष्ट्र अपने वातावरण में, अपने एनवायरमेंट में खाने को वेस्ट कर रहा है? इट्स नॉट समथिंग दैट स्केयर्स इंडिविजुअल। यानी कि ऐसा कुछ नहीं कि केवल एक व्यक्तिगत को ही डराए, who have food readily accessible whenever they feel hungry। मतलब ऐसा नहीं कि केवल उसी व्यक्ति को डराए जिसको सरलता से, यहाँ readily का मतलब हो गया आसानी से, सरलता से खाना मिल जाता है। जब भी उसको भूख लगती है उसको खाना अवेलेबल हो जाता है, मिल जाता है। However, for those who are not even able to consume 1 square meal in a day, जबकि उन लोगों के बारे में सोचिए जिनको एक वक्त का भी खाना नहीं मिलता। दे ऑलवेज वंडर, मतलब वो हमेशा आश्चर्यचकित या चौंकते हैं, ख्वाहिश होती है इफ दे शुड हैव फील्ड देयर स्टमक, कि वो अपना पेट कैसे भर सकते थे, कैसे? विद ऑल द फूड दैट इट वेस्टेड अराउंड देम। यानी कि उन सभी खानों से जो उनके चारों तरफ वेस्टेड पड़ा हुआ है। मतलब जिन लोगों का, या फिर उन लोगों के बारे में जिनको एक वक्त का भी खाना सही से नसीब नहीं होता, तो उनका जो खाना बर्बाद हो रहा था, उनको देख के मन ये करता कि काश ये खाना हमें मिल जाता, हम अपना पेट भर लेते। डियर स्टूडेंट्स, आप एक युवा है, आप एक स्टूडेंट है, आप पार्टी में जाते हैं, शादी में जाते हैं, अपने दोस्तों के साथ फन करते हैं, बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन वहां पे क्या होता है, हम अपना, क्योंकि हमारे पास जो मेन रिसोर्सेस अवेलेबल हैं, हम आसानी से चीजों को कंज्यूम कर सकते हैं, खा पी सकते हैं जो मन करे। लेकिन वो लोग जो सड़कों पे रहते हैं, जो भीख मांगते हैं, कभी उनके बारे में सोचा है कि उनके लिए कितना मुश्किल होता होगा? हम एक बर्गर खा रहे होते हैं या फिर चाउमीन खा रहे होते हैं, कुछ चीजें चाउमीन खाते खाते कई बार ऐसा होता है मन हमारा भर जाता है, थोड़ा बात छोड़ देते हैं, कोई बात नहीं, वेस्ट हो रहा है, होने तो हमें फर्क नहीं पड़ता। हम दाल चावल खा रहे होते हैं, उसमें भी कुछ हिस्सा छोड़ देते हैं, हमें फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि वो चीज हमको आसानी से मिल जाती है, शायद इस वजह से हमें फर्क नहीं पड़ता। So I would request to all of the students, please change your mentality, your mindset.
अनाज का अपमान, अन्न का अपमान कभी नहीं करना चाहिए। ये पैसेज भले ही आपके क्वेश्चन आंसर के बेस आपको बताने की कोशिश करो, लेकिन इससे एक मैसेज भी आपको दिया जा रहा है कि जो फूड है ना वो कितना इंपॉर्टेंट है। आपको जितनी नीड है आप उतना लीजिए, उतना खाइए, आपको कोई रोक नहीं रहा, लेकिन अननेसेसरी ले करके उसे वेस्ट मत कीजिए। अगर आपसे नहीं खाया जा रहा है तो उसको एक जगह स्टोर कीजिए और उन लोगों को दीजिए जिनको बहुत जरूरत है उसकी। ठीक है। सो मुझे उम्मीद है कि काफी बच्चे इसको समझेंगे भी और पालन भी करेंगे अपनी लाइफ में। आगे कह रहे हैं इन मीडियम एंड हाई इनकम कंट्रीज, यानी कि जहां पर देशों की मध्यम या ज्यादा इनकम होती है, फूड फिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन इज डिस्कार्डेड इन वास्ट अमाउंट, वास्ट यानी कि बड़े मात्रा में, एट द सुपरमार्केट एंड मार्केट लेवल। इन पर्टिकुलर major food and waste losses exist in the food supply chain in low income countries at the manufacturing and processing stages। आगे क्या कह रहे हैं, डाटा रिवील्स दैट, यानी कि डाटा बताते हैं दैट इंडिया वेस्टेज एज मच फूड एज द होल यूनाइटेड किंगडम ईट्स, यानी कि भारत उतना अनाज वेस्ट करता है जितना कि यूनाइटेड किंगडम खाता है। सोच रहे हो, भारत की पॉपुलेशन लगभग 140 करोड़ के आसपास हो चुकी होगी और जो यूनाइटेड किंगडम है उसका लगभग आधे से भी कम उसका पॉपुलेशन है। तो इंडिया जितना वेस्ट करता है ना खाना, उतना खाना तो यूनाइटेड किंगडम के लोग खाते हैं। तो सोचो कितनी बड़ी मात्रा में इंडिया में खाना वेस्ट होता है। कंट्रेरी टू इंडियंस परसेप्शन दैट वी डोंट वेस्ट फूड, इन फैक्ट फूड वेस्ट इन इंडिया इज ट्रबलिंग कंसर्न, यानी कि जो भोजन वेस्ट होता है ना वो बहुत बड़ी चिंता का विषय है, बात है। एंड द स्टेट ऑफ द कंट्री स्पेशली गार्बेज बिन्स एंड लैंडफिल्स हैव एम्पल एविडेंस टू प्रूव दिस, यानी कि जो खाने होते हैं स्पेशली कहाँ पड़े रहते हैं, गार्बेज के अंदर, लैंड जमीनों के ऊपर, और ये सबूत देने का बहुत बड़ा सबूत है अपने आप में। up to 40% of the food produced in India wasted according to the United Nations, यानी कि यूनाइटेड नेशन के अनुसार भारत जितना उत्पादन करता है ना उसका 40% वो फूड को वेस्ट कर देता है। सोचो, डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड अबाउट 21 मिलियन टन्स ऑफ व्हीट इज वेस्टेड एनुअली। भाई साहब देख रहे हो, 21 मिलियन टन, मतलब अगर केवल एक 10 लोगों के परिवार को ये अनाज दे दिया जाए ना, अगर ये कभी खराब ना हो तो उनके जाने कितनी पोस्टें इसको खा लेंगी, और उतना भारत बर्बाद कर देता है। समझना चाहिए यहाँ के लोगों को। अगर आप शिक्षा पा रहे हैं तो शिक्षा हमेशा अच्छा करना सिखाती है, किसी भी चीज के प्रति बुरा नहीं। एवरी ईयर इन इंडिया अबाउट 67 मिलियन टन ऑफ फूड इज वेस्टेड, और हर साल लगभग 67 मिलियन टन हमारा बर्बाद हो जाता है। 21 मिलियन तो खाली गेहूं जाता है। विच हैज बीन एस्टिमेटेड टू बी अराउंड 92,000 करोड़, यानी कि 92,000 करोड़ का भोजन हम बर्बाद कर देते हैं। इन अदर वर्ड्स दिस अमाउंट इज एडिक्वेट टू फीड ऑल ऑफ बिहार फॉर अ ईयर, यानी कि इतना जो अमाउंट है ना पूरे बिहार की जनसंख्या को एक साल के लिए खिलाने के लिए काफी है। बताओ, nearly 21 मिलियन मेट्रिक टन ऑफ wheat is found to rot in India per year, यानी कि इतना उगाया जाता है भारत के अंदर। दिस नंबर इज इक्वलेंट टू द ग्रोस एनुअल प्रोडक्शन ऑफ ऑस्ट्रेलिया, और ये ऑस्ट्रेलिया के जीडीपी की ग्रोस एनुअल प्रोडक्शन जो है ना उसके बराबर है। सोच रहे हो, फॉर जीडीपी नहीं, ग्रोस एनुअल प्रोडक्शन, ध्यान देना। फॉर ग्लोबल फूड सिक्योरिटी एंड द क्लाइमेट, फूड वेस्टेज इज टॉपिक ऑफ priority. Not only does food waste have a negative impact on the environment, but it also influences economy of a nation by creating economic losses. Obviously, इतना ज्यादा बड़ी मात्रा में अगर फूड हमारा वेस्ट होगा तो हमारे इकोनॉमिक्स लॉसेस होंगे ही होंगे ना सर, क्योंकि वो जो वेस्ट कर रहे हैं कहीं ना कहीं उसकी वैल्यू कुछ ना कुछ तो है, और जब उसको हम एस्टिमेट करेंगे, गैदर करेंगे तो उसकी वैल्यू हमें पता चलेगी। जैसे अभी पता चली 92,000 करोड़ का हम बर्बाद कर देते हैं अनाज। कितनी शर्म की बात है इंडियन लोगों के लिए। अप्रोक्सीमेटली 1/3 of all food created for human consumption is lost or wasted, according to an FAO study. The economic effects of this food pollution are considerable, amounting to about 1 trillion per year. It's very bad for us, very bad. Now move for question. अब
जो चीज हमने पढ़ी है ना उसी के बेस पर हमें आंसर देना है, ठीक है। यहाँ ध्यान देना कि ऐसा नहीं कि आंसर जो पूछा है डिट्टो वही चिपका दिया, नहीं, ऐसा कभी मत करना। थोड़े बहुत वर्ड आप उसमें से ले सकते हो, कोई इशू नहीं, लेकिन कुछ पॉइंट्स अपने भी ऐड करो, अपने तरीके से उसको कहो। जो लिखा है एग्जैक्टली वैसा मत लिखो, अपने तरीके से उसको एक्सप्रेस करो, तब आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछ क्या रहा है वो समझते हैं। The writer says that food wastage is not something that scares individual who have food readily accessible, यानी कि ये उन लोगों को नहीं डराता है जिनको आसानी से खाना मिल जाता है। Whom does it actually scare and how? क्या वो सभी लोग वास्तव में डरते हैं? अगर हाँ तो कैसे? So हम ये कह सकते हैं कि those who are not even able to consume one square meal in a day, यानी कि जो डराते हैं ना ये वाली बात, वो किसको डराती है? वो उन लोगों को डराती है who are not able to consume one square meal in a day, यानी कि जिनको एक वक्त का सही से खाना भी नहीं मिल पाता ना, उनको ये चीज डराती है। लेकिन जिनको आसानी से मिल जाता है उनको किस चीज का डर? सेकंड क्वेश्चन, cite a point in evidence from the text to suggest that food wastage in medium and high income countries differ from low income countries। अब हमें ये बताना है कि कुछ पॉइंट्स की बेस पर जो सबूत देते हैं, ये बताना है कि जो फूड वेस्टेज है ना हाई और मीडियम इनकम कंट्रीज का लो इनकम कंट्रीज से अलग है, हमें ये बताना है। सो अगर हम मीडियम और हाई इनकम कंट्रीज की बात करें तो फूड फिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन इज डिस्कार्डेड इन वास्ट अमाउंट एट द सुपर मार्केट एंड मार्केट लेवल। जो पॉइंट मैंने आपको बोला वो ऊपर मेंशन है ऑलरेडी, कोई दिक्कत नहीं है। Major food and waste losses exist in food supply chain in low income countries at the manufacturing and processing stages। ये पॉइंट भी उसमें मेंशन है, ऊपर देखोगे जो पढ़ते हुए आ रहे हैं उसी में मेंशन है, तो उसका आंसर ये हो जाएगा आपका, ठीक है। थर्ड क्या कह रहे हैं, हाउ इंडियंस परसेप्शन दैट दे डोंट वेस्ट फूड इज कंट्राडिक्टरी टू एविडेंस। मतलब कैसे इंडियन की परसेप्शन है कि वो खाने को बेसिकली वेस्ट नहीं करते, जबकि सबूत ये दिखाता है। तो अगर इंडिया की बात करें ना तो इंडिया वेस्टेज एज मच फूड एज द होल यूनाइटेड किंगडम ईट्स। जैसे कि हमने पढ़ा कि जितना यूनाइटेड किंगडम खाता है उतना इंडिया बर्बाद कर देता है। एंड द स्टेट ऑफ द कंट्री स्पेशली, जैसे कि कहाँ कहाँ पे इसके सबूत मिलते हैं, गार्बेज बिन्स में, लैंडफिल पे। दिस इज एम्पल एविडेंस टू प्रूव दिस, ठीक है। सो इसका आंसर ये हो जाएगा। अगला क्या है, फोर्थ, अकॉर्डिंग टू द पैसेज हाउ मच फूड इज सफिशिएंट टू फॉर पीपल इन बिहार, यानी बिहार में रहने वाले लोगों को कितना खाना पर्याप्त है, जो पैसेज में बताया गया। तो हमने पढ़ा लगभग इसका क्या हो जाएगा 67 मिलियन टन्स, 67 मिलियन टन्स पर्याप्त है बिहार में रहने वाले लोगों के लिए। अगला प्रश्न है, रीराइट द गिवन सेंटेंस बाय रिप्लेसिंग द अंडरलाइन फ्रेज विद अ सिमिलर वन टेकिंग, यानी कि जो इसमें दिया गया ना अंडरलाइन, हमें उसको रिप्लेस करना है एक पर्टिकुलर वर्ड से। अलोंग विद पोल्यूटेंट्स लाइक नाइट्रोजन, सल्फर, ओजोन, पार्टिकुलेट मैटर पीएम इज ऑल्सो अ रीजन टू वरी एमिड राइजिंग पोल्यूशन, यानी कि पोल्यूशन के बढ़ने के ये बहुत बड़े कारण हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा, ऑल्सो अ रीजन टू वरी। अब जो लिखा ना आपका रीजन टू वरी, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा ट्रबलिंग, क्या आ जाएगा, ट्रबलिंग कंसर्न, यानी कि ये बहुत ही बड़ी चिंता का विषय है, ठीक है। क्योंकि रीजन टू वरी क्यों हमें रीजन हो रहा है, मतलब कारण क्या है उस चीज का चिंतित होने का, ट्रबलिंग कंसर्न, क्योंकि बहुत बड़ी चिंता का विषय है, इससे हमें कष्ट होगा। अब इसमें भी यही बताना है, ऑन पर्पस many athletes restrict their salt intake on purpose believing this will help prevent blood pressure problems, यानी कि बहुत सारे एथलीट वो रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं कि वो जो सॉल्ट है ना उसको कम लेंगे। कम क्यों लेंगे, क्योंकि इससे जो ब्लड प्रेशर उस पर कंट्रोल पाया जा सके, इसलिए। तो ऑन पर्पस क्या है, वो चीज से अवेयर है। तो अगर अवेयर है ना तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पे कंसाइसली, इसका मतलब होता है अवेयर, ठीक है। कंसाइसली का मतलब होता है अवेयर, इसके बारे में जानना। फिर आपका 7 क्वेश्चन, इज फूड वेस्टेज अ नेशनल इश्यू और अ ग्लोबल वन। तो जो आपका फूड वेस्टेज है ना,
ये नेशनल इशू भी है और ग्लोबल इशू भी है, क्योंकि जो भूखमरी है, लोगों को खाने की जो जरूरत है, ऐसा नहीं कि केवल एक राष्ट्र के अंदर ही ऐसी स्थिति है। इनफैक्ट सभी राष्ट्र के अंदर, चाहे कोई भी नेशन हो, अगर अमेरिका है ना, तो अमेरिका में भी कुछ लोग कहीं ना कहीं प्लेस ऐसा होगा जहां पे लोगों को भीख मांगना ही पड़ता होगा अपने खाने के लिए, और उनको भी एक वक्त की रोटी नहीं मिल पाती होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द पैसेज हाईलाइट्स फ्यू आयरोनिक सिचुएशन, साइट एन एग्जांपल डेट ऑफ एनी ऑफ सच आयरोनिक सिचुएशन। अब आयरोनिक सिचुएशन के बारे में बताना है कि वो आयरोनिक सिचुएशन क्या है। तो आयरोनिक जो सिचुएशन है, सबसे पहला ये कि इंडिया वेस्टेज एज मच फूड एज द होल यूनाइटेड किंगडम ईट। Every year in India, about 67 million tons of food is wasted, which has been estimated is adequate to feed all of Bihar for a year. So these are is certain example or ironic situation. And the last question is, give at least one suggestion to reduce food waste, be it at individual level, community or national level. यानी कि हमें कम से कम एक सुझाव दें ताकि हम फूड वेस्टेज को घटा सके, कम कर सकते हैं, एक व्यक्तिगत आधार पे भी, एक समाज के लेवल पर भी और एक राष्ट्र के लेवल पर भी। तो क्या कर सकते हैं, सबसे पहले जब भी हम खाना खाए ना, तो हमें उतना ही खाना है जितने हमें आवश्यकता है। हम पहले थोड़ा ही लें, जब जरूरत पड़े कि हमें और चाहिए तो थोड़ा और ले लेंगे, लेकिन पहले ही ज्यादा ना लें। सो टेक फूड लिमिटेड, व्हेन यू विल रिक्वायर यू कैन टेक इट अगेन। ठीक है, कोलैबोरेशन विद रेस्टोरेंट के साथ कोलैबोरेट करें। वहां जब भी लगे कि खाना वेस्ट हो रहा, मतलब लोगों ने नहीं खाया, कोई दिक्कत नहीं है, उस खाने को उठाएं और जरूरतमंदों तक पहुंचाएं। ठीक है, अवेयरनेस फैलाएं सोशल मीडिया के थ्रू। अब सोशल मीडिया पे सबसे ज्यादा लोग कनेक्टेड रहते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फ्रेंड्स, इन सबके द्वारा अवेयर करें लोगों को। एनजीओ की हेल्प करें, एनजीओ के कामों में जोड़ें जो इस कामों में लगे हुए हैं। सो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, हम फूड वेस्टेज को रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, सो इस तरीके से हमने 14 मार्क्स के जो क्वेश्चन आंसर थे वो हमने कर लिए। उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, 14। अब जो सेकंड वाला पार्ट है वो भी पैसेज वाला ही पार्ट है। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको फर्स्ट बताया, सेकंड भी उसी तरीके से आपको करना ही, ध्यान देना। अब मैं चलता हूँ थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन आ जाता है आपका राइटिंग वाला। ठीक है, थर्ड आपका राइटिंग पे आ जाता है। अब राइटिंग आ जाता है तो फिर क्या लिखा है, यू आर द प्रिंसिपल ऑफ सेंट थॉमस पब्लिक स्कूल मेरठ। ठीक है, अब द स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग अ वीक लॉन्ग बुक फेयर एज रीडिंग इवेंट। फेमस जर्नलिस्ट एंड राइटर रवीश कुमार हैज कंसेंटेड टू बी द चीफ गेस्ट फॉर द इनॉग्रेरल रीडिंग इवेंट। तो हमें करना है क्या है, हमें एक इनविटेशन कार्ड बनाना है और उसे भेजना है पेरेंट्स को या अदर इन्वाइटेड, मतलब जिसको भी आप इनवाइट करना चाहते हैं आप उसको भेजिए, और ये लगभग 50 शब्द में होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे काफी बच्चों को डाउट आएगा। डाउट ये आएगा कि यार उन्होंने अभी तक जो स्कूल में पढ़ाया जा रहा था वो केवल लिटरेचर पढ़ाया जा रहा था कि ये कहानी के अंदर ये है। स्कूलों के अंदर ना राइटिंग वाला जो पार्ट है ना, ग्रामर वाला जो पार्ट है ना, बहुत ही कम कराया जाता है। मैं मानता हूँ कि स्कूल की बहुत बड़ी कमी है। लिटरेचर जो है वो तो पढ़ाना ही चाहिए, चीजों को समझाना ही चाहिए, लेकिन उनको उस तरीके से प्रेजेंट कैसे किया जाएगा, एग्जाम में लिखा कैसे जाएगा, उनको वो भी तो बताना चाहिए ना भाई। लेकिन स्कूल वाले नहीं बताते। कहीं ना कहीं स्कूल की ये बहुत बड़ी कमी है अकॉर्डिंग टू मी, जो मैंने ऑब्जर्व की अपने लेवल पर। बट डोंट वरी, यहाँ पर मैंने आपको सिर्फ क्वेश्चन ही समझाऊंगा, आपको आंसर भी दिखाऊंगा, और मैंने आपके लिए आंसर पहले से ही तैयार कर रखा है ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, चलिए फिर चले आंसर की तरफ। बेशक से आंसर की तरफ चलते हैं। ये देखिए कि कैसे लिखा जाएगा, अब आपको पता चल जाएगा। ये रहा आपका आंसर। ठीक है, ये क्या है, सेंट थॉमस। सबसे पहले जो क्वेश्चन बोला गया ना आपको, उस क्वेश्चन में आपको प्रिंसिपल बताया गया किसका, थॉमस पब्लिक स्कूल का। ठीक है, आपको प्रिंसिपल बताया गया थॉमस पब्लिक स्कूल का। तो अगर आप प्रिंसिपल है थॉमस पब्लिक स्कूल के, तो फिर आपको करना क्या है, मेरठ, ये जगह का नाम मेरठ है। सबसे पहले आपको स्कूल का नाम आ गया, स्कूल कहाँ पे उसका जगह का नाम आ गया, डेट जो जिस दिन से स्टार्ट आपका होने वाला है, मार्च 10, 2022। ठीक है, फिर आगे जो मेन पॉइंट्स है, यानी कि जो बॉडी वाला पार्ट है, इसमें आप सब कुछ इन्वाइट करेंगे, बताना चाहिए कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। सो वी कैन से दिस
We cordially inviting parents, staff, and students of other schools for a week-long book fair as reading event from March. अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि हम कर क्या रहे हैं. हमें बताया गया था क्वेश्चन के अंदर कि आपको पेरेंट्स को और अदर इन्वाइटी को, जिसको भी आप इन्वाइट करना चाहते हैं, इन्वाइट कर सकते हैं. तो हमने पेरेंट्स को बोला, स्टाफ को बोला और स्टूडेंट्स को भी बोला जो अलग स्कूलों के हैं, वो भी आ सकते हैं. किस लिए आ सकते हैं? क्योंकि क्या हो रहा है, हमें क्वेश्चन में ही बताया गया है कि फॉर अ लॉन्ग बुक फेयर एज रीडिंग इवेंट. एक रीडिंग इवेंट हो रहा है, बुक मतलब एक हफ्ते का बुक फेयर हो रहा है रीडिंग एज ए रीडिंग इवेंट के रूप में. और ये स्टार्ट कब से हो रहा है? क्योंकि एक हफ्ते का है, डेट उसमें मेंशन नहीं है, इसलिए हमने अपने अकॉर्डिंग लिखा है कि 10 मार्च से शुरू हो रहा है और 17 मार्च तक चलेगा. टाइमिंग क्या रहेगी हमें ये भी बताना. तो जो टाइमिंग रहेगी सुबह के 10 बजे से लेकर के शाम 6 बजे तक का ये ओपन रहेगा. और हो कहाँ रहा है, वेन्यू क्या है? तो जो वेन्यू है विद इन स्कूल प्रीमिसेस. ठीक है. अब इसके अलावा जो मेन पॉइंट्स है वो ये कि हमारे चीफ गेस्ट कौन है. तो ये चीज मेंशन है क्वेश्चन के अंदर कि फेमस जर्नलिस्ट एंड राइटर रवीश कुमार हैज कंसेंटेड टू बी चीफ गेस्ट फॉर द इनॉग्रल रीडिंग इवेंट. सो बस कुछ फालतू चीजें थी इसके अंदर? नहीं यार, कुछ भी फालतू नहीं. काफी चीजें तो आपके क्वेश्चन के अंदर से ही मिल गई है, बस कुछ पॉइंट्स आपने अपनी तरफ से ऐड किए हैं. वो क्या क्या है? वो बस इतना सा पार्ट है, ये भी कॉर्डियली इनवाइटिंग इतना पार्ट है, बाकी ये थोड़ा सा पार्ट है, टाइमिंग वाला पार्ट है, बाकी सब सेम चीज सेम है. फिर लास्ट में क्या करना पड़ता है, स्कूल. अब प्रिंसिपल का नाम तो बताया ही नहीं है, तो जो प्रिंसिपल का नाम नहीं बताया तो हमने लिख दिया XYZ. अब XYZ क्या है? प्रिंसिपल है. कहाँ का प्रिंसिपल है? इस स्कूल का प्रिंसिपल है. सो इस तरीके से हमने क्या कर दिया, एक इन्विटेशन दे दिया. सो अब आया समझ में कि इन्विटेशन किस तरीके से दिया जाता है. स्कूल का नाम, कहाँ पर है, डेट, बॉडी, फिर जिसने इन्वाइट किया उसका नाम, उसका पद और कहाँ का है वो चीज लिखना पड़ता है. और काम आपका खत्म. जितने मार्क्स का क्वेश्चन था वो मार्क्स आपको पूरे मिल जाएंगे. ठीक है. सो ये रहा आपका क्वेश्चन 3 मार्क्स का, और 3 मार्क्स हमने खींच लिए. चलते हैं अगले क्वेश्चन पे. अगला है फोर्थ क्वेश्चन. क्या कह रहा है, अटेम्प्ट एनी वन फ्रॉम ए एंड बी गिवन वैल्यू. मतलब 2 क्वेश्चन दिए गए, इनमें से ए या बी दोनों को. हम ए देखते हैं. ए क्या कह रहा है, यू आर आशीष अस्मा. आप आशीष अस्मा है, आपका ये पता है जम्मू का, और आप क्या कर रहे हैं, आपने एक एडवर्टाइजमेंट पढ़ा जो नीचे दिया गया है ये वाला, और आपको इसके बेस पर जॉब के लिए अप्लाई करना है. यानी एक तरीके से जॉब लेटर आपका ये आ चुका है. ठीक है. 120 से 150 शब्दों में, और एक रिज्यूमे भी अटैच होना चाहिए इसके साथ. ठीक है. एडवर्टाइजमेंट में क्या दिया गया है, इंडिया केमिकल इंडस्ट्री दिल्ली रिक्वायर अकाउंट ऑफिसर. क्वालिफिकेशन क्या है हमारी, जो क्वालिफिकेशन वो मांग रहे हैं, बीकॉम होना चाहिए, एक्सपीरियंस मिनिमम 4 साल का होना चाहिए. जॉब रिक्वायरमेंट क्या है हमारी, मेंटेनिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स, यानी कि एक तरीके से अकाउंटेंट का काम बोला जा रहा है. बैलेंस शीट देखनी है, अकाउंट्स मेंटेन करना है, सैलरी अच्छी खासी दी जाएगी. और अप्लाई कहाँ करना है, मैनेजिंग डायरेक्टर को अप्लाई करना है, जो ये पता दिया गया है यहाँ पे अप्लाई करना है. सो ये हमारा क्वेश्चन है. ठीक है. अब आंसर क्या आएगा, तो इसका आंसर भी मैंने तैयार कर रखा है आपके लिए, तो घबराने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी. ठीक है. और इसका आंसर ये रहा. ठीक है. यहां से स्टार्ट है आपका. सबसे पहले आपका आ गया एड्रेस. ठीक है. उसके बाद फिर डेट आ जाता है. डेट के बाद वही आपका द मैनेजिंग डायरेक्टर ICI B12 12 रोड न्यू दिल्ली. डेट सर मैडम. सब्जेक्ट आएगा. सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट में हमें क्या लिखना है, कि हम लिख किस लिए, जॉब एप्लीकेशन फॉर द पोजीशन ऑफ अकाउंट ऑफिसर, क्योंकि हम अकाउंट्स देखने का काम करें इसलिए अकाउंट्स ऑफिसर आ गया. अब आप हैं क्या, आई एम आशीष है तो आशीष लिखिएगा, अस्मा है तो अस्मा लिखिएगा. आप पोस्ट ग्रेजुएट इन कॉमर्स फ्रॉम जम्मू यूनिवर्सिटी, यानी कि कॉमर्स फील्ड में जम्मू यूनिवर्सिटी से आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखी है. आई विश टू अप्लाई फॉर द पोजीशन ऑफ अकाउंट्स ऑफिसर इन योर रेपुटेड कंपनी. आई केम टू नो अबाउट द वैकेंसी थ्रू द न्यूज़पेपर. यानी कि मैं यहाँ पर कैसे आई, मैंने वैकेंसी के बारे में पढ़ा न्यूज़पेपर के अंदर. कौन सा न्यूज़पेपर था, द टाइम्स ऑफ इंडिया. कब पढ़ा था, मैंने मार्च 3 2022 को पढ़ा था. प्लीज फाइंड माई रिज्यूमे अटैच फॉर द पर्पस. मतलब जिस पर्पस के लिए रिज्यूमे है वो मैंने अटैच कर रखा है. आई वुड लाइक टू ऐड दैट आई एम अ वेरी हार्ड वर्किंग गर्ल और बॉय विद अ कीन इंटरेस्ट इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस. यानी कि बहुत ही अच्छा इंटरेस्ट, बेहतरीन इंटरेस्ट है अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में. माई एकेडमिक क्वालिफिकेशन, एज एंड अदर एलिजिबिलिटी कंडीशन एग्री टू दो स्पेसिफाई बाय द कंपनी फॉर द जॉब. यानी कि जो मेरा क्राइटेरिया है, एज है, क्वालिफिकेशन है, वो बिल्कुल उसके अकॉर्डिंग है जो कंपनी हमसे डिमांड कर रही है. यानी कि कंपनी जो भी डिमांड कर रही है हमसे, उसके अकॉर्डिंग हमारी क्वालिफिकेशन, एज, एलिजिबिलिटी है.
सो आई थैंक यू इन एंटिसिपेशन फॉर एन अर्ली रिस्पॉन्स। तो मुझे उम्मीद है कि आप मुझे इसका जवाब जल्दी मिलेगा। योर्स ट्रूली आशीष और अस्मा। ठीक है, ये हो गया हमारा एप्लीकेशन वाला पार्ट। अब बात आती है आपकी रिज्यूमे जो बनानी है हमें। रिज्यूमे में सबसे पहले इसको हम कहते हैं करिकुलम वाइटे। उसमें सबसे पहले आपका नाम आ जाएगा, आप कहाँ रहते हो, आपका टेलीफोन नंबर आ जाएगा, आपकी ईमेल आईडी आ जाएगी, आपका डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा, फिर आ जाएगा आपका एकेडमिक क्वालिफिकेशन। एकेडमिक क्वालिफिकेशन को बिल्कुल इसी तरीके से बनाना है, ये ध्यान रखना। आप टेबल ड्रॉ कर सकते हो इस तरीके से, बीच में लाइन बना करके। ठीक है, इस तरीके से टेबल भी ड्रॉ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो एग्जामिनेशन, क्या क्या एग्जामिनेशन आपने दे रखा है, एसएससी दे रखा है, ग्रेजुएशन कर रखा है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है। अब एसएससी क्या, सीबीएसई में कॉमर्स 2008 में क्या था, डिवीजन आपका ये है। बीकॉम 2011 में, एमकॉम आपने 2013 में कर लिया था। ठीक है, इसके अलावा एबीसी फाइनेंस में आपका एक्सपीरियंस है, अगस्त 2013 से अभी तक आप कर ही रहे हो। प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट करते हो, सैलरी कंपटीशन का काम करते हो, वहां पर फंड मैनेजमेंट एंड कॉस्ट प्रोजेक्शन भी करते हो, मेंटेनिंग अकाउंट्स बुक, अकाउंट्स की बुक को मेंटेन करते हो। ठीक है, इसके अलावा आपकी और क्या क्या स्किल्स है, वर्किंग ऑन एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस आपको बहुत अच्छे से आता है। लैंग्वेज क्या जानते हो, इंग्लिश हिंदी पंजाबी जानते हो। हॉबीज क्या आपकी, आपको लिखना पढ़ना ट्रैवल करना बड़ा बहुत अच्छा लगता है। और अचीवमेंट में क्या क्या है, अवॉर्डेड विद द एम्प्लॉय ऑफ द ईयर फॉर 2 कंसेक्यूटिव ईयर, यानी कि 2 लगातार सालों में मुझे एम्प्लॉय ऑफ द ईयर बनाया गया 2015 और 2016 में। और रेफरेंस किसके थ्रू, मिस्टर रोहन जोशी, मतलब इसके थ्रू हम आना चाह रहे हैं उस कंपनी में। सो मिस्टर रोहन जोशी जो कि डिप्टी मैनेजर है एबीसी फाइनेंसेस, इसका हम रेफरेंस देना चाहेंगे। सो इस तरीके से ये क्या हो गया, ये आपका जॉब लेटर होता है। तो सबसे पहले आपको ये लिखना पड़ता है, उसके बाद फिर आपका रिज्यूमे वाला पार्ट आ जाता है जिसको इस तरीके से मेंटेन करना है, और लास्ट में आपका स्किल्स लैंग्वेज वगैरह आ जाता है। तो इस तरीके से आपका जो 150 120 से 150 शब्द वाला जो काम है ना, वो कंप्लीट हो जाता है। और जितने मार्क्स का आपको दिया गया होता है वो उतने मार्क्स आप खींच लेते हैं, यानी कि पूरे के पूरे 5 मार्क्स आपको मिल जाते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, कुछ बच्चे को अगर वो लिखना नहीं आ रहा है जॉब लेटर, तो नीचे रिपोर्ट है वो लिख सकते हैं। रिपोर्ट बहुत ही सिंपल होती है, कोई बड़ी बात नहीं है। किसी चीज को घटना बता दी गई है, उस घटना को पास्ट में लिखना है और उसको बस एक बॉक्स के अंदर रिप्रेजेंट करने का काम करना है, बस कुछ ज्यादा नहीं इसके अंदर। लास्ट में आपका नाम आ जाएगा। फिर आपका आ जाता है पांचवा क्वेश्चन। पांचवा जो क्वेश्चन है वो आपका लिटरेचर से रिलेटेड है। अब जो लिटरेचर वाला पार्ट है तो समझ गए ना, लिटरेचर वाला जो पार्ट होता है आपका वो किससे होगा, आपके बुक्स में से होगा, यानी कि क्वेश्चन आंसर वाला पार्ट। तो क्वेश्चन आंसर में मैं आपकी ज्यादा हेल्प नहीं करूंगा क्योंकि आपको खुद ही देना पड़ेगा, लेकिन फिर भी यहाँ पे मैं आपको हिंट जरूर दूंगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। अब करके चलते हैं फटाफट, है ना। 6 क्वेश्चन करने इसमें से। Why did the red trap paddler sign himself as Captain Von Stele? यानी कि रेड ट्रैप जो पैडलर है उसने अपने आप को कैप्टन वोन स्टेले के रूप में क्यों बताया। सो हम कह सकते हैं एडला हैड ट्रीटेड हिम as if he was a captain would have been catch in this world rat trap if he had not been raised to captain he got the power to clear himself। इस तरीके से जब आपको क्वेश्चन बोला गया ना तो उसको आप पॉइंट टू पॉइंट भी लिख सकते हो। आपको पॉइंट टू पॉइंट नहीं आना चाह रहा तो आप पूरा एक ग्राफ के मतलब सेंटेंस के रूप में भी लिख सकते हो एक ही साथ बिना गैप दिए। फिर आपका वाई वाज गांधी जी ट्रायल डिले, गांधी जी ने ट्रायल डिले क्यों किया। सो वी कैन से द गवर्नमेंट वाज baffled, prosecutor requested the judge to postpone the trial, they wished to consult their superior। मतलब जो प्रोसिक्यूटर थे उन्होंने रिक्वेस्ट किया जज को कि इस ट्रायल को पोस्टपोन किया जाए, ठीक है, ताकि जो उनके सुपीरियर है उनके साथ वो विचार विमर्श कर सकें। थर्ड आपका व्हाट इज द टोन ऑफ द पोएम आंट जेनिफर्स टाइगर। ठीक है, अब बस ये देख लो कि क्वेश्चन क्या है, बाकी इसका जो आंसर वाली शीट है वो भी मैं अटैच कर दूंगा साथ में, ताकि आपको उसका जो लिटरेचर वाले क्वेश्चन आंसर है वो भी उसका भी आइडिया लग जाए कि किस तरीके से आपको जवाब देना है। ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, जो आपने पढ़ा है उसी के बेस पर आपको आंसर देना है। सो ये बहुत ही सिंपल चीज है और बेसिकली टीचर तो पढ़ाता ही पढ़ाता है आपको। बाकी क्वेश्चन देख लो आप, हाउ आर डेरी एंड मिस्टर लैम, ये दोनों एक दूसरे से अलग कैसे थे। लैम के पैर नहीं थे, डेरी का चेहरा जला था, तो इसका मतलब ये दोनों आपस में दोस्त बन गए थे, लेकिन अलग कैसे थे, तो विचारों से अलग थे।
लैम्प की टांगे ना होने के बाद भी वो उसमें बहुत हिम्मत थी और डैडी का सिर्फ चेहरा जल गया था, उसी से अपनी हिम्मत खो चुका था। तो हर एक कहानी कुछ ना कुछ हमें सीख देती है। अगला, व्हाई डिड जो थिंक रोजर स्कंक वाज बेटर ऑफ विद द न्यू स्मेल। ये स्मेल वाला कहानी भी मजेदार थी। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन सिक्स आ गया। सिक्स में फर्स्ट सेकंड थर्ड, इसमें से केवल दो करने हैं। सेल्फ रिलायंस, इंडियन इंडिपेंडेंस एंड हेल्प टू शेयर क्रॉपर्स वर ऑल बाउंड टुगेदर, एलुकिडेट विथ रेफरेंस टू द लेसन इंडिगो। आपका जो इंडिगो है, नील, उससे संबंधित ये कहानी आपसे पूछी जा रही है। फिर सेकंड है, हाउ डज इवंस लीव अप टू हिज पॉपुलर टैग ऑफ इवंस द ब्रेक। सो ये आपके क्वेश्चन से, अब इस क्वेश्चन को आपने समझ लिया है। अब मैं आपको इसका आंसर भी शो कर देता हूँ। कौन सा? सिर्फ वो वाला जो लिटरेचर वाला पार्ट है, उसको कैसे किया जाता है। ठीक है, इस तरीके से आपका ये पूरा का पूरा कंप्लीट होता है डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये रहा आपका आंसर वाला पार्ट। अब देख लीजिए, मैं फटाफट आपको दिखा देता हूँ। रीडिंग सेक्शन है, ठीक है, इसके अंदर ये आंसर आपके मेंशन है रीडिंग सेक्शन वाले, फर्स्ट का भी है और सेकंड वाले पार्ट का भी है। ये सेकंड वाले पार्ट का है, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या पॉज करके भी आप अगर लिखना चाहें लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी थर्ड वाला जो वो मैंने आपको समझा दिया था, जब आपको दिखाया था, आप तब उस समय भी उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें ये आपको बताया गया है कि किस तरीके से आपको कितने पॉइंट्स के किस तरीके से मार्क्स मिलते हैं, यानी कि मार्किंग स्कीम इसमें किस तरीके से वो भी आपको दिखाई गई है। और इसी के बेस पर जो टीचर होता है आपको मार्क्स देता है। ठीक है, ये वैल्यू पॉइंट्स हैं जो लेटर में आपको कवर करने हैं, वो सारी चीज़ यहाँ पे मेंशन है। वो चीज़ मैंने भी आपको करके दिखा भी दिया है, सो आपके लिए और भी आसान हो जाएगा। अब चलते हैं लिटरेचर वाला पार्ट। ये मार्किंग स्कीम है आपका। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव एक्सप्रेशन, ये आपको बता रहा है कि किस तरीके से आपको कौन कौन से पॉइंट्स ध्यान रखने हैं और कितने मार्क्स की किस तरीके से आएगा। ये लिटरेचर वाला पार्ट आ गया। ये आपके हर एक क्वेश्चन के आंसर हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ये रहा, सेकंड क्वेश्चन का हो गया आपका, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, नीचे फिफ्थ हो गया, सिक्स्थ हो गया। इसी तरीके से फिर आपका नेक्स्ट लेवल वाला पार्ट जो है, यानी कि क्वेश्चन नंबर सिक्स, यहाँ पे मार्किंग स्कीम है। ये आ गया आपका सिक्स। अब सिक्स में वैल्यू पॉइंट्स, पहले क्वेश्चन का जो वैल्यू पॉइंट्स उसके अंदर पॉइंट के अकॉर्डिंग लिखा है, आपको इसको और अच्छे से लिखना है ताकि सही से डिस्क्राइब कर सको। ठीक है, इसे इतने अच्छे से लिखना ताकि आप सही से डिस्क्राइब कर सको, चीज ध्यान रखना। ओके, सेकंड का आंसर ये रहा और थर्ड का आंसर ये रहा। सो इस तरीके से हमारा ये कंप्लीट होता होगा बच्चों। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया, मजा आया होगा। कोई दिक्कत परेशानी हो तो प्लीज कमेंट कीजिएगा। पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों को भी। ठीक है, हंसते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।